नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं इंडिया दिस वीक कार्यक्रम। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में हुआ 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। बैठक में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। केरल के पत्रकार की हिरासत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा। कहा, अदालत अनुच्छेद 32 के साथ आने वाली याचिकाओं को ऐसा करने से कर रही है हतोत्साहित। देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया गिद्ध कार्य योजना 2020-2025 का शुभारंभ। लोनार झील और सूर सरोवर झील को किया गया रामसर स्थल घोषित। रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया। विशाखापट्टनम की भू विरासत को बचाने की जद्दोजहद। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज कर रहा है विशाखापट्टनम में एक भू पार्क को नई पहचान दिलाने की कोशिश। चीन सहित एशिया प्रशांत के 15 देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत नहीं हुआ शामिल। पिछले साल समझौते की वार्ताओं से हट गया था। WHO बनाएगा भारत में पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। WHO द्वारा उठाया गया यह कदम वैश्विक स्वास्थ्य की तरफ हो सकता है एक बेहतर पहल साबित। और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ चलेगा अवमानना का केस। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने दी आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुमति। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया। ये 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में और कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच आयोजित किया जा रहा है। 17 नवंबर को आयोजित इस ब्रिक्स सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास थी। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं ने वैश्विक परिदृश्य के प्रमुख मुद्दों और आपसी सहयोग पर चर्चा की, जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के उपायों में सुधार भी शामिल है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत और चीन दोनों देश रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू कर सकते हैं और कोरोना से संघर्ष में भारत और चीन दोनों देश मिलकर रूस के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन दे सकते हैं। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आदान प्रदान पर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। भारत 2021 में होने वाली 13वें ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2021 में ब्रिक्स के 15 साल भी पूरे हो रहे हैं। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। बताते चले कि ब्रिक्स देशों की कल्पना साल 2001 में सर्वप्रथम गोल्डमैन सैक के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने अपने शोध पत्र बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स में किया था। इस कल्पना में ब्राजील, भारत और चीन शामिल थे। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक समूह है। दरअसल ब्रिक्स इन 5 देशों के नाम के पहले अक्षर BRICS के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक संक्षिप्त शब्द है। इसकी औपचारिक स्थापना जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 देशों के सम्मेलन के अवसर पर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई। बाद में सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA की एक बैठक के अवसर पर ब्रिक देश के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इसी में
ब्रिक की औपचारिक शुरुआत हुई। गौरतलब हो कि वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका, चीन और रूस एक दूसरे के लिए न केवल आर्थिक प्रतिद्वंदी हैं, बल्कि वैचारिक रूप से भी इनमें काफी भिन्नता है। वैश्विक बाजार में इन तीनों देशों की पकड़ बहुत मजबूत है। हाल ही में अमेरिका और रूस के बढ़ते विवाद के कारण कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। अतः भारत इन जटिल संबंधों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स का उपयोग कर सकता है। वहीं बीते हफ्ते सोमवार को मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने माना कि ये व्यक्तियों को अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने के लिए हतोत्साहित कर रही है। बता दें कि ये बात तब सामने निकल कर आई जब सर्वोच्च न्यायालय में केरल के एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन द्वारा उनकी रिहाई की दायर याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 3 अन्य व्यक्तियों के साथ हिरासत में ले लिया गया था जब वो उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। आइए रिपोर्ट में समझते हैं क्या है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये मूल अधिकारों के तहत संविधान में रखा गया एक अनुच्छेद है, जिसके तहत हर नागरिक को संवैधानिक उपचार का अधिकार मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देती है। इस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार होता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा शामिल है। किसी भी मूल अधिकार का हनन होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी रिट को जारी करने का आदेश दे सकती है। इस अनुच्छेद के तहत दिए गए अधिकार को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि संविधान में इसका कोई भी प्रावधान न दिया जाए। अनुच्छेद 32 को संविधान के भाग 3 के तहत रखा गया है, जिसमें कई और भी मूल अधिकारों को जगह दी गई है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी शामिल हैं। इनमें किसी भी अधिकार का उल्लंघन होने की ही दशा में इंसान अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। संविधान सभा में दिसंबर 1948 में जारी मूल अधिकारों की बहस के दौरान B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान में सबसे अहम अनुच्छेद की बात की जाए, जिसके बगैर संविधान का कोई वजूद नहीं होगा, तो मैं बेशक इसी अनुच्छेद को वरीयता दूंगा। यह अनुच्छेद संविधान के हृदय और आत्मा के समान है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के माध्यम से ये सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों के मूल अधिकारों को ना तो छीना जा सकेगा, ना ही उनका खंडन किया जा सकेगा, जबकि संविधान में इसके मातहत कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया जाए। ड्राफ्टिंग समिति के अन्य सदस्यों का कहना था कि चूंकि यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, इसीलिए ये अधिकार सभी मूल अधिकारों में सबसे ज्यादा वरीयता रखता है। संविधान सभा में इसी बात पर भी बहस हुई कि क्या इस अधिकार और बाकी मूल अधिकारों का आपातकाल के दौरान निलंबित या सीमित किया जा सकता है या नहीं। आपातकाल के अलावा इस अनुच्छेद की दशाओं में ना तो निलंबित किया जा सकेगा, ना ही इसे सीमित किया जा सकेगा। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में रिट दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्च और सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ऐसी रिट जारी कर सकते हैं। बताते चले, उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए रिट जारी कर सकता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीते हफ्ते गिद्ध कार्य योजना 2020 से 2025 का शुभारंभ किया। इस कार्य योजना का मकसद देश में गिद्धों का संरक्षण करना है। बताते चलें कि गिद्धों की तादाद में साल 1990 से काफी कमी देखी गई है, जिसे देखते हुए मंत्रालय साल 2006 से ही गिद्धों को बचाने की मुहिम पर काम कर रहा है। गिद्ध परियोजना चलाई जा रही है। वहीं अब ये परियोजना साल 2025 तक बढ़ा दी गई है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड, हिमालय, रेड हेडेड, इजिप्शियन, ब्रीडेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफिन। जहां भारत में 3 प्रजातियां खासतौर पर गंभीर तौर पर संकटापन्न हैं, जिनमें ओरिएंटल व्हाइट बैक, लॉन्ग बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड शामिल हैं।
इनकी तादाद में 99% तक की गिरावट दर्ज की गई है। रेड हेडेड गिद्ध को भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रख दिया गया है। इनकी संख्या में भी 91% की गिरावट आई है, जबकि इजिप्शियन गिद्धों पहले के मुकाबले 80% कम हो गए हैं। इन्हें संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। हिमालयन बियर्ड और सिनेरियस गिद्धों को भी निकट संकटग्रस्त यानी नियर थ्रेटेंड श्रेणी में डाल दिया गया है। साल 2004 में वैज्ञानिकों ने इस गिरावट के पीछे डिक्लोफेनेक को वजह बताया। ये डिक्लोफेनेक पशुओं के शवों को खाते वक्त गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है। डिक्लोफेनेक का इस्तेमाल पशुओं के इलाज में होता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर पशुओं में बुखार या उत्तेजना जैसी बीमारियों को दूर करने में किया जाता था। गिद्धों की घटती आबादी के मद्देनजर साल 2006 में डिक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। डिक्लोफेनेक दवा के असर से गिद्धों के गुर्दे या किडनी काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस दवा के खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डिक्लोफेनेक से प्रभावित जानवरों के शवों का सिर्फ 0.4 से 0.7% हिस्सा ही गिद्धों की 99% आबादी को खत्म करने के लिए काफी है। गिद्ध कार्य योजना 2020 से 2025 का मकसद पशु चिकित्सा संबंधी NSAIDs यानी नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की खरीद फरोख्त का विनियमन करना है। इसके अलावा इसका मकसद ये भी तय करना है कि मवेशियों का केवल काबिल पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाए। वहीं MOEFCC ने गिद्धों में मौजूद NSAIDs का परीक्षण करने और नए NSAIDs को विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि इसका प्रभाव गिद्धों पर ना पड़े। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से प्राप्त नमूनों एवं सूचनाओं के आधार पर मौजूद गिद्ध संरक्षण केंद्रों के साथ साथ देश भर में अतिरिक्त संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना की भी योजना बनाई जा रही है। उत्तर भारत में पिंजौर, हरियाणा, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए 4 बचाव केंद्र प्रस्तावित है। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम को देश में गिद्धों की आबादी वाली 8 जगहों पर लागू किया जा रहा है। इन 8 जगहों में से 2 जगहें उत्तर प्रदेश में है। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र के तहत डिक्लोफेनेक का कम से कम इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाता है, ताकि गिद्धों की आबादी को कोई खतरा न रहे। किसी इलाके को गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र तब बनाया जाता है जब लगातार 2 सालों तक अंडरकवर फार्मेसी एवं मवेशी शव संरक्षण यानी अंडरकवर फार्मेसी एंड कैटल कार्कास सर्वेज में कोई जहरीली दवा नहीं मिलती है और गिद्धों की आबादी स्थिर हो तथा घट नहीं रही हो। हाल ही में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में उल्कापिंड से बनी लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मौजूद सूर सरोवर झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। बता दें, रामसर आर्द्र भूमि से जुड़ा एक समझौता है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए चलाया जाता है। इस साल की शुरुआत में बिहार में स्थित काबरताल अर्धभूमि को और उत्तराखंड में मौजूद आसान संरक्षण रिजर्व को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। इन नए रामसर स्थलों के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 41 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। लोनार झील दक्कन पठार के बेलास से बनी चट्टानों में स्थित है। इसका निर्माण 34,000 से 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के धरती से टकराने की वजह से हुआ था। लोनार झील लोनार वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। ये मेलघाट बाघ अभयारण्य के नियंत्रण में आने वाला एक क्षेत्र है। इसे लोनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। बताते चले, इसे एक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक का दर्जा मिला हुआ है। भू विरासत उन भूगर्भीय संरचनाओं को कहा जाता है जो सांस्कृतिक रूप से काफी अहम होती हैं और जो पृथ्वी के क्रमिक विकास और उसके इतिहास से जुड़ी अहम जानकारी मुहैया कराते हैं। इनसे मिली जानकारी से विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में काफी मदद मिलती है। महाराष्ट्र में लोनार झील दूसरी रामसर स्थल है। रामसर आर्द्र भूमि के तौर पर चिन्हित पहला स्थल नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। लोनार झील का पानी काफी खारा और लवणीय है। इसमें अतिसूक्ष्म जीव जैसे अनरोबेस, साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं। सूर सरोवर झील को कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में स्थित है।
सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये झील तकरीबन 8 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई है। इस झील में प्रवासी पक्षियों की 165 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ एक भालू बचाव केंद्र भी बनाया गया है। क्या है रामसर स्थल दर्जे के फायदे? किसी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल का दर्जा मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आर्द्र भूमि चर्चित हो जाता है। इन आर्द्र भूमियों को रामसर समझौते के तहत आर्थिक अनुदान भी दिया जाता है। इसके अलावा इस स्थल पर जानकारों का सुझाव और इससे जुड़ी दिक्कतों का भी निदान होता रहता है। रामसर समझौता आर्द्र भूमि पर किया गया एक अंतर सरकारी समझौता था, जिसे साल 1971 में अमल में लाया गया था। ये समझौता ईरान के शहर रामसर में संपन्न हुआ था। रामसर शहर कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। भारत में इस समझौते को 1 फरवरी 1982 में अपनाया गया था। वो आर्द्र भूमियां जो दुनिया में काफी अहमियत रखती हैं, उन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। रामसर समझौते का मकसद आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना है। इसके लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मुहैया कराई जाती है। मौजूदा वक्त में भारत की 2 आर्द्र भूमि मॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिनमें राजस्थान में स्थित केओलादेव राष्ट्रीय पार्क और मणिपुर राज्य में स्थित लोकटक झील है। ओडिशा में स्थित चिल्का झील को भी इस रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज या INTACH आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक भू पार्क को नई पहचान दिलाने की कोशिश कर रहा है। इस भू पार्क में लाल रेत के टीले, जिन्हें स्थानीय भाषा में एर्रामट्टी दिब्बेलू कहा जाता है, प्राकृतिक चट्टाने संरचनाएं, बोर्रा गुफाएं और ज्वालामुखी की राख से बनी संरचनाएं मौजूद हैं। दुनिया के 44 देशों में 161 वैश्विक भू पार्क मौजूद हैं, जिन्हें यूनेस्को से मान्यता मिली हुई है, लेकिन भारत में अभी भी कोई जियो पार्क नहीं है। एर्रामट्टी दिब्बेलू लाल रेत के टीले हैं, जो विशाखापट्टनम और भीमुनीपट्टनम के बीच मौजूद है। 200 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर की चौड़ाई वाले ये टीले तट के किनारे 5 किलोमीटर तक फैले हैं। इस इलाके के अलावा पूरे दक्षिण एशिया में इस तरह के टीले केवल तमिलनाडु में तेरी सैंड्स और श्रीलंका के रेड कोस्टल सैंड्स में मौजूद है। इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचित 34 राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत स्मारक स्थलों में से एक माना गया है। भूवैज्ञानिक विरासत ऐसी संरचनाएं होती हैं जो सौंदर्य, विज्ञान और शिक्षा की दृष्टि से बेहद अहम होती हैं। इन संरचनाओं की मदद से पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके क्रमिक विकास से जुड़े तथ्यों को समझने में मदद मिलती है। क्या होते हैं वैश्विक भू पार्क? ग्लोबल जियो पार्क ऐसे इलाके होते हैं जहां दुनिया के भूगर्भीय दृष्टि से अहम स्थलों व परिदृश्यों का इससे रखरखाव और प्रबंधन किया जाता है, ताकि वो महफूज रहें और शिक्षा और सतत विकास की दृष्टि से भी अपना महत्व न खोएं। इसके तहत उन सभी लोगों और संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जैसे सामुदायिक समूह, पर्यटन से जुड़े लोग आदि। स्थानीय जनता को शामिल करके न सिर्फ जैव विविधता बल्कि भू विविधता की भी रक्षा की जाती है। इनका प्रबंधन एक ऐसी संस्था करती है जिसका निर्माण राष्ट्रीय कानून के तहत किया जाता है। यहाँ पर ये गौर करने लायक बात है कि ग्लोबल जियो पार्क के भीतर किसी तरह की आर्थिक गतिविधि पर कोई बंदिश नहीं होती, लेकिन ये गतिविधि स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जरूर होनी चाहिए। जियो पार्क की देखभाल के लिए धन यहाँ होने वाली भू पर्यटन गतिविधियों के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क एक वैधानिक संस्था है जिसे साल 2004 में बनाया गया था। यूनेस्को के तहत दर्ज ग्लोबल जियो पार्क के लिए इसकी सदस्यता जरूरी है। इसके सदस्यों से सालाना शुल्क भी लिया जाता है। डेस्क वैश्विक जियो पार्क को ये दर्जा 4 सालों के लिए दिया जाता है। समय सीमा खत्म होने के बाद इन्हें फिर से जांचा परखा जाता है ताकि इन्हें दोबारा ये दर्जा दिया जा सके। एशिया प्रशांत देशों, जिनमें चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया जैसे देश शामिल हैं, ने बीते हफ्ते रविवार को दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में तकरीबन दुनिया की 1/3 आबादी और सकल घरेलू उत्पाद वाले मुल्क शामिल हैं, लेकिन इन सबसे परे भारत इसमें मौजूद नहीं है।
आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़ा व्यापार समझौते से भारत क्यों है बाहर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान के 10 देशों समेत 15 देशों के शीर्षस्थ अधिकारियों ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP समझौते पर दस्तखत किए थे। इस मसौदे पर वियतनाम के द्वारा आभासी तौर पर आयोजित 37वीं आसियान सम्मेलन के दौरान ये दस्तखत किए गए थे। इस समझौते का संपन्न होना इस बात को दर्शाता है कि बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति देने में आसियान की बड़ी भूमिका है। इस समझौते में महामारी के दौरान देशों की आपूर्ति श्रृंखला को फिर से बहाल करने और आर्थिक हालात सुधारने में बेहद मदद मिलेगी। RCEP को कार्यकारी बनाने के लिए इस समझौते पर कम से कम 6 एशियाई देशों के साथ साथ 3 गैर एशियाई देशों को इस समझौते पर दस्तखत करने होंगे। व्यापार समझौते के समर्थकों का कहना है कि इस समझौते से टैरिफ में कटौती, श्रृंखला आपूर्ति की मजबूती और नए ई-कॉमर्स नियमों को लागू करके महामारी से कमजोर पड़ी दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को राहत मिलेगी। समझौते के फायदों में समझौते में शामिल देशों के बीच व्यापार वस्तुओं पर तकरीबन 92% टैरिफ का खात्मा, गैर टैरिफ प्रावधानों के लिए कड़े प्रावधान और ऑनलाइन उपभोक्ता और निजी सूचना संबंधी सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। इसके अलावा इसके तहत कस्टम प्रक्रिया को सुगम बनाना और कम से कम 65% सेवाई क्षेत्र को विदेशी शेयर होल्डिंग की सीमा बढ़ाने के लिए खोलने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। मालूम हो कि भारत पिछले साल समझौते की वार्ताओं से हट गया था, क्योंकि ऐसी आशंका है कि शुल्क समाप्त होने के बाद देश के बाजार आयात से पट जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। हालांकि अन्य देश पूर्व में कहते रहे हैं कि RCEP में भारत के भागीदार के द्वार खुले हुए हैं। समझौते के तहत अपने बाजार को खोलने की अनिवार्यता के कारण घरेलू स्तर पर विरोध की वजह से भारत इससे बाहर निकल गया था। ये उल्लेखनीय है कि RCEP में चीन प्रभावशाली है। RCEP का सबसे पहले प्रस्ताव 2012 में किया गया था। बताते चलें कि इस समझौते में आसियान के 10 देशों इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। आपको बता दें, अमेरिका भी इस समझौते में शामिल नहीं है। WHO ने ऐलान किया कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की फार्मेसी बताते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उठाया गया ये कदम वैश्विक स्वास्थ्य की तरफ एक बेहतर पहल साबित होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने ये घोषणा एक वीडियो संदेश के माध्यम से की। WHO के निदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर और जामनगर में आयुर्वेदा संस्थान के उद्घाटन के दौरान आभासी तौर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर इन दोनों संस्थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित किया था। आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना जामनगर में की गई थी। इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला हुआ है। जयपुर में मौजूद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में नामित किया गया है। इन संस्थानों को ये दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा दिया गया है। इन नए केंद्रों के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2015-2023 को मदद मिलेगी, जिसका मकसद देशों में पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित नीतियों के विकास और भूमिका को बढ़ावा देना है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी लोगों के लिए आसानी से मुहैया कराया जा सके। पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद के जरिए इंसानी सेहत और स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियां कई लोगों की पहुंच से बाहर हैं। आज आयुर्वेद के ज्ञान को किताबों, ग्रंथों और घरेलू नुस्खों के दायरे से बाहर लाने पर जोर देने की जरूरत है और इसे मौजूदा जरूरतों के हिसाब से ढालने की जरूरत है। आज से 3 साल पहले साल 2017 में भारतीय आयुर्वेद संस्थान की नींव रखी गई थी। इसके अलावा लेह में राष्ट्रीय सेवा रिगपा संस्थान की भी नींव रखी गई थी।
कोरोना वैश्विक महामारी के चलते आयुर्वेदिक उत्पादों की भी मांग पूरी दुनिया में बढ़ी है। भारत से निर्यात होने वाले आयुर्वेदिक सामानों में पिछले साल के मुकाबले 45% का इजाफा हुआ है। कई मसालों के निर्यात में भी इस दौरान इजाफा देखा गया है, जिसमें कई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले मसाले भी शामिल है। इनमें हल्दी, अदरक जैसे मसाले खास तौर पर शामिल हैं। कई देशों में हल्दी से जुड़े पेय पदार्थों की भी मांग में इजाफा देखा गया है। इसके अलावा दुनिया के कई मेडिकल जर्नल में भी आयुर्वेदा में उम्मीद की नई किरण देखी जा रही है। भारत में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान समेत कई जगहों पर आयुर्वेद के रोग प्रतिरक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर शोध चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 80,000 लोगों पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शोध किया है, जिसमें आयुर्वेद का रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर देखा गया। और वहीं भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुमति दी। कुणाल कामरा पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत के आदेश देने के बाद अपमानजनक ट्वीट किए जाने का आरोप था। वेणुगोपाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अवमानना करने के जुर्म में न्यायालय अवमानना अधिनियम 1972 के तहत सजा का प्रावधान है। चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में क्या है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना कानून 1971 के तहत न्यायालय की अवमानना दो तरह की हो सकती है, जिसमें सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना शामिल है। सिविल अवमानना के तहत किसी फैसले, निर्देश, आदेश, याचिका या अदालत की किसी भी प्रक्रिया को जानबूझकर न मानना या अनजाने में उसका उल्लंघन करना आता है। आपराधिक अवमानना के तहत अदालत के खिलाफ लिखित, मौखिक या किसी चित्र के जरिए किसी ऐसी बात किए जाने उसे प्रकाशित करना है जिससे अदालत का अपमान होता है, अवमानना होती है। इसके तहत किसी अदालत को स्कैंडलाइज करने या इसकी कोशिश करने या अदालत की गरिमा भंग करना या इसकी कोशिश करना, किसी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना या डालने की कोशिश करना, न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करना या करने की कोशिश करना या किसी और तरीके से इसमें बाधा डालना। बताते चले साल 2006 में सरकार इस कानून में एक संशोधन लेकर आई। बताते चले कि न्यायालय की अवमानना कानून 1971 की धारा 15 के भाग 1 के तहत धारा 14 में वर्णित अवमानना से इतर आपराधिक अवमानना की सूरत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी मर्जी से या एडवोकेट जनरल या किसी और व्यक्ति जिसे एडवोकेट जनरल ने सहमति दी हो के निवेदन पर कार्रवाई कर सकता है। इसी साल अगस्त महीने में महान्यायवादी वेणुगोपाल ने अनुज सक्सेना को अपनी सहमति देने से मना कर दिया था। अनुज सक्सेना ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ न्यायालय की प्रक्रिया में आपराधिक अवमानना का मामला दायर करने की इजाजत मांगी थी। स्वरा भास्कर पर सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ भद्दे और लज्जापूर्ण बयान देने का आरोप था। गौरतलब हो कि कानून के मुताबिक न्यायालय की अवमानना करने पर 6 महीने कैद या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। हालांकि अपराधी के माफी मांगने पर न्यायालय द्वारा इस सजा को माफ या कम किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कार्यकर्ता और वकील प्रशांत भूषण को अपने 2 विवादास्पद ट्वीट को लेकर न्यायालय अवमानना का दोषी पाया था। प्रशांत भूषण पर न्यायालय से माफी न मांगने पर 1 रुपए का मामूली जुर्माना लगाया गया था। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान रुपे कार्ड के दूसरे चरण के 20 नवंबर 2020 को शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी भारतीयों की तरह मेरे मन में भी भूटान के लिए विशेष प्यार और मित्रता है। जब भी आपसे मिलता हूं तो एक खास अपनेपन की अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी रुपे कार्ड से भारत में एटीएम से 1 लाख रुपए और पॉइंट सेल टर्मिनल्स पर 20 लाख रुपए तक लेन देन कर सकेंगे। ये भारत में आने वाले भूटानी पर्यटकों के लिए पर्यटन, शॉपिंग और अन्य लेन देन हो सकेगा। इस 17 नवंबर 2020 को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके कनाडाई समकक्ष फ्रेंकोइस फिलिपी शैम्पेन ने तीसरे भारत कनाडा ट्रैक डेट संवाद में भाग लिया।
विदेश मंत्री ने जिस बातचीत में भाग लिया उसकी मेजबानी ओंटारियो स्थित सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस, इनोवेशन एंड गेटवे हाउस, इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस ने की थी। इन दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के संबंध में सहयोग पर चर्चा की और मजबूत निवेश एवं वाणिज्यिक संबंधों पर एक साथ काम करना सुनिश्चित किया। नई तकनीकों को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है। बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को विश्व के उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। ये सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ओर से जारी की गई है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पैदा हुए हालात में तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WEF की तरफ से कहा गया कि कोविड-19 ने शहरों द्वारा नई तकनीकों को अपनाने की गति में तेजी ला दी है, क्योंकि सरकारें सीमित संसाधनों के जरिए बढ़ती महामारी का प्रबंधन करने में संघर्ष कर रही है। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति में इजाफा करते हुए 17 नवंबर को एक शानदार और तेज हथियार का सफल परीक्षण किया। भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ने हवा में मौजूद एक मानव रहित विमान को निशाना बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि DRDO ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करके 1 मील का पत्थर हासिल किया है। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाला हथियार है। 19 नवंबर 2020 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। ये प्रणाली भूमि प्रबंधन से निपटने में पारदर्शिता, गति और दक्षता लाएगी। इस पोर्टल को GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित उपकरणों के साथ एकीकृत किया गया है। इससे हितधारकों के बीच अनावश्यक संचार को हटाकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र 3 राज्य हैं जिन्होंने 3 साल 2017 से 2020 में रक्षा भूमि पर सबसे अधिक अतिक्रमण की सूचना दी है। इन राज्यों के बाद असम, सिक्किम और आंध्र प्रदेश आते हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वो 77 साल के थे। वो एक कुशल लेखिका भी थी जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया था। मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरनगर की रहने वाली मृदुला सिन्हा 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन सौर हाइब्रिड पार्कों को विकसित करने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव दिया है। इस योजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है। पवन सौर हाइब्रिड पार्क बिजली परियोजनाओं का एक केंद्रित क्षेत्र होगा। यह आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ एक क्षेत्र प्रदान करेगा। इसमें निकासी की सुविधाएं भी शामिल होंगी। सौर संकर पार्कों को विकसित करने के लिए स्थलों का चयन राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा किया जाएगा। 19 नवंबर 2020 को भारत और लग्जमबर्ग ने 2 दशकों में पहला स्टैंड अलोन शिखर सम्मेलन आयोजित किया। लग्जमबर्ग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2019 में 4 लग्जमबर्ग के उपग्रहों के प्रक्षेपण की सराहना की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लग्जमबर्ग के फैसले का स्वागत किया। लग्जमबर्ग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2021 से 2022 में अपने कार्यकाल के दौरान भारत को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए सहमत हुआ है। अमेरिका और मॉरिशस के बाद लग्जमबर्ग विदेशी पोर्टफोलियो का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। भारत के FPI का लग्जमबर्ग का योगदान 5% है। लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र है। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के माध्यम से भारतीय कंपनियां बड़ी पूंजी जुटा रही हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने हाल ही में ऑपरेशन कैलिप्सो लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत 504 ग्राम कोकीन जब्त की गई और एक ट्रांसनेशनल ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। गिरोह ने सफलतापूर्वक मुंबई में 3.3 किलोग्राम से अधिक कोकीन की तस्करी की है। तस्करी वाली कोकीन की कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई है।
19 नवंबर 2020 को भारत और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को लागू करने के लिए धनराशि उधार देगा। इस फंड का उपयोग क्षेत्र में विश्वसनीय, तेज, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए किया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक को आमतौर पर ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। इस बैंक का मुख्यालय चीन की शंघाई में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का प्रस्ताव भारत द्वारा 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किया गया था। इस बैंक के शेयर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किए गए हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पास बैंक के 20% शेयर है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिवाली के मौके पर पटाखे पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया था। एनजीटी ने बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के जलाने पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त जिन अन्य राज्यों में वायु गुणवत्ता खराब स्तर की है, वहां पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। एनजीटी के आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर 9 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों पर एनजीटी प्रतिबंध देश के सभी शहरों, कस्बों पर लागू होगा जहां नवंबर के दौरान वायु की गुणवत्ता खराब और इससे ऊपर की श्रेणी में आती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 30 दिनों की अवधि के लिए लक्ष्मी विलास बैंक ऑफ इंडिया पर स्थगन लगाया है। शीर्ष बैंक ने बैंक के विलय के लिए एक योजना का मसौदा भी तैयार किया है। इस योजना के तहत लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ मिलाया जाएगा। अधिस्थगन दरअसल में मुद्दों के हल होने तक एक वित्तीय गतिविधियों का अस्थायी निलंबन है। चेन्नई बेस्ड इस बैंक की 563 शाखाओं का नेटवर्क है। इसके पास 20,973 करोड़ रुपए जमा है। बैंक ने पिछले 3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की थी। ये जमा की निरंतर निकासी और तरलता के बहुत कम स्तर का अनुभव कर रहा है। बैंक अपने मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाने में विफल रहा। वित्त वर्ष 2020-21 की सितंबर तिमाही में बैंक ने जून तिमाही में 112 करोड़ रुपए के मुकाबले 397 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया। लगभग 1/4 बैंक अग्रिम खराब संपत्ति में बदल गए हैं। इसके अलावा बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां सितंबर तिमाही में इसकी अग्रिम संख्या का 25.4% थी। आरबीआई ने बैंक से निकासी पर 25,000 रुपए की सीमा लगाई है। तो चलिए, ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।